नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का बायो-सेवर्ट लॉ टॉपिक लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन या कंपटीशन दोनों के स्तर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बायो-सेवर्ट लॉ कहता क्या है कि पहले तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देखा था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स। अपने चारों ओर अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो अपने चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है और करंट फ्लो हो रही है तो बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि इस पॉइंट पर, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है, ये सपोज कर लें ये पॉइंट हमारे पास P। इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो होल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। बायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि एक छोटे से करंट एलिमेंट ले लें और उस एलिमेंट के कारण यहाँ पे P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये है बायो-सेवर्ट लॉ का कंसेप्ट। इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस रिजल्ट पर पहुंचे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से करंट एलिमेंट, जिसको हम लोग डीएल लेंथ बोलते हैं, डीएल लेंथ है और ये है करंट एलिमेंट। यहाँ पे हमारा करंट एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना आसान है, इजी है। अब इस डीएल लेंथ से मैग्नेटिक पी पॉइंट का डिस्टेंस हम सपोज कर लें आर है और डीएल और आर डिस्टेंस, जो पी पॉइंट और डीएल को मिलाने वाली लाइन है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं आर है। तो और डीएल लेंथ, जो डीएल लेंथ है और उसमें आर के बीच एंगल थीटा है। तो बायो-सेवर्ट लॉ कहता क्या है, आइए देखते हैं। तो ये कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स in series of an experiment according to बायो-सेवर्ट magnetic field due to current element depends upon। करंट एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, करंट एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि करंट एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है, पहला डिपेंडेंसी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी इसमें जो करंट वायर में है, फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जो इस वायर में करंट हमारी आई फ्लो हो रही है। अब डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकंड कहता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। जो हमारा करंट एलिमेंट यहाँ पे डीएल हम लोगों ने सपोज किया है, उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डीबी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ डीएल। थर्ड कॉन्सेप्ट इस कहता है कि it is directly proportional to the sin theta where theta is the angle between dl and r। जो हमारा लेंथ एलिमेंट है हम लोगों ने कंसीडर किया और r जो पॉइंट P को dl से मिला रहा है, दोनों के बीच जो एंगल होता उसका साइन मैग्नेटिक फील्ड जो होगी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फोर्थ कहता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पॉइंट P इज। डीएल और यहाँ पे हमारे पास करंट एलिमेंट था डीएल और यहाँ से पॉइंट P था, इस पॉइंट पर R ये जो हमारा वेक्टर है। तो अब ये कह रहा है कि स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर of distance between DL and point P is R। R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो DB is inversely proportional to 1/r²। अब जो हमारे
ये फोर्थ कॉन्सेप्ट निकले। इन्होंने निकाला कहां से? एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उन एक्सपेरिमेंटों से इन्होंने एक रिजल्ट फाइंड किया और रिजल्ट से ये मिला कि इस करंट एलिमेंट, जो हमारा करंट एलिमेंट डीएल है, उसके कारण पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इन बातों पर डिपेंड करती है। अब इन सबको अगर मिलाकर हम लिखें तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हुआ dB करंट, इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। अब dB, अब कोई भी प्रोपोर्शनल होता है तो जब हम उसको इक्वल करते हैं तो ये कांस्टेंट सपोज करते हैं और वो कांस्टेंट होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर म्यू 0 की वैल्यू जो होती है म्यू 0 अपॉन 4 पाई की 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। और म्यू 0 इक्वल टू निकाल तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा। म्यू 0 को हम कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में और उसको हम लोग कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू 0 को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, अगर हमारा थीटा है और थीटा किसके बीच के एंगल था? एंगल था डीएल और आर के बीच, जो लेंथ एलिमेंट है और जिसको करंट एलिमेंट कहते हैं, और आर के बीच। एक्चुअल में करंट एलिमेंट जब इसके साथ हम आई को मल्टीप्लाइड कर देते हैं डीएल के साथ तो ये पूरा पोर्शन हमारा कहलाता है करंट एलिमेंट। इसको बोलते हैं लेंथ वेक्टर और ये है डीएल को बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ एलिमेंट और आर के बीच जो एंगल था वो, अगर ये वायर है हमारे पास और इस वायर में अगर हमारा करंट एलिमेंट यहाँ पे है और इस वायर के किसी पॉइंट पर पी पॉइंट यहाँ पे आ जाए, पहले हमारा पॉइंट यहाँ पे था, अब इसको हमने इस पॉइंट पर कर दिया, या इस तरफ इस पी पॉइंट को हम यहाँ पे ले आ दें, तो यहाँ पे डीएल और आर के बीच जो एंगल बन जाएगा वो होगा 180 डिग्री और यहाँ पे जब पॉइंट पी होगा तो डीएल और आर के बीच हो जाएगा एंगल 0 डिग्री। अब इस कंडीशन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए dB इक्वल टू 0, क्यों dB इक्वल टू 0? तो dB हम लोग फाइंड कर चुके हैं, dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा साइन 0 अपॉन हो गया आर स्क्वायर। साइन 0 की वैल्यू या यहाँ पे 180 करें, 180 हमारा पाई होता है, साइन के साथ अगर पाई लगा है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, इवन 100 पाई हो, उसकी वैल्यू होती है 0। बिना सोचे समझे आप उसकी वैल्यू 0 रखिए। तो अगर पाई लगा है, अपान की बात मैंने नहीं किया, सिर्फ पाई, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई, पाई बाई 2 भी होता है, लेकिन अपान की में अगर कोई है तो उसके लिए मैंने नहीं बताया, सिर्फ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इस तरह से लगे हों तो उसकी वैल्यू होती है 0। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट मिला कि अगर पॉइंट हमारा इस वायर के किसी पॉइंट पर है, किसी बिंदु पर है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है 0 होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए डीएल और आर के बीच एंगल होना जरूरी है। एंगल 180 भी होता है, 0 भी होता है। उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उस पॉइंट पर 0 होती है। अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे रखें, उस कंडीशन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी 0। तो ये था कंसेप्ट
बायोसेवर्ट का अभी हमने होल वायर के कारण नहीं निकाला, अभी सिर्फ इस करंट एलिमेंट के कारण, छोटे से एलिमेंट नन्हे से बच्चे के कारण मैंने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। अब वो भी फाइंड करेंगे हम लोग उस पॉइंट पर भी, लेकिन पहले इसको देखते हैं। Thus, if point along the direction of current element, then magnetic field at that point is zero due to current element. Current element के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी हमारी जीरो। अब डायरेक्शन की बात आती है कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी है, मैक्सवेल स्क्रू रूल भी है। तो बेस्ट जो आपको अच्छा लगे वो लगाकर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसमें वायर है, हमारे पास आई करंट फ्लो हो रही है और इस पॉइंट पर हमने करंट एलिमेंट डीएल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये हम लोग फाइंड किए डीबी और ये है हमारा डीएल। डीएल करंट एलिमेंट है। तो जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि करंट के डायरेक्शन, अब ये देखें कि हमने सपोज किया कि इस डायरेक्शन में करंट हमारी फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में, और मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि हम अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें और फिंगर को कर्ल करें तो जो जिस डायरेक्शन में फिंगर हमारी कर्ल होती है वो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट के डायरेक्शन में हमको थंब रखना है और फिंगर को कर्ल करते हैं, तो ये डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल हो रही हैं, ये डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन था। अब दूसरा डायरेक्शन यही बात कहता है कि द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल स्टेट दैट व्हेन द कंडक्टर इज हेल्ड in our right hand such that the direction of thumb point in the direction of current and the curled finger give the direction of magnetic field. जो हमारी कर्ल फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब यहाँ पे पॉइंट है, हमारे पास एक वायर है, यहाँ पे ले लिए, करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे ले लिए हमने करंट एलिमेंट, ये पॉइंट एक यहाँ पे है और एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लें। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग पी लिए थे और इसको हम पी डैश ले लेते हैं। तो देखें कि अभी हम लोगों ने देखा कि मैक्सवेल का थंब रूल कहता है कि हम करंट के डायरेक्शन में थंब को, तो अगर ये पेपर है हमारा तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। अब इसी फिंगर को हम इससे बाहर निकाल कर लाए, इस तरह से हम बाहर निकाल कर लाए, तो अब ये पी डैश पर रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंट हो रही हैं वो होंगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड। यहाँ पे पी डैश पर आउटवर्ड और यहाँ पे पी पर इनवर्ड है। तो इस तरह से हाँ, कहेंगे सर तो सांप घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पॉइंट पी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी मिली वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। तो इनवर्ड का डायरेक्शन ऐसे क्रॉस लगाकर लिखा जाता है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड। यहाँ पे आउटवर्ड है तो आउटवर्ड के लिए ये डॉट लगाते हैं, इनवर्ड के लिए क्रॉस लगाते हैं। ये चीज मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब यहाँ पे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है और थंब रूल में आप देखें कि इस तरह से करंट हमारी फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में और ये थंब को हमने थंब को करंट के डायरेक्शन में किया और फिंगर को कर्ल किया,
तो ये जो फिंगर है हमारी रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होगा इस तरह से होगा, ऐसे होगा आपका। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा यहाँ पे। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरह से इसका डायरेक्शन, और ये हमारा वायर है जिसमें करंट हमारी फ्लो हो रही है। एक है हमारा कहलाता है मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो मैक्सवेल का स्क्रू रूल क्या है वो देखते हैं। तो देखें कि मैक्सवेल्स स्क्रू रूल स्टेट दैट इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू is turned so that it move forward in the same direction as the convention current its direction of rotation will give the direction of magnetic field line। तब जो होता है कि ये कहता है इस तरह से है कि जिस पॉइंट पर देखें यहाँ पे हमारे पास करंट एलिमेंट डीएल है और इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर फाइंड करना था। तो कहता है कि आप यहाँ पे जो हमारा पॉइंट पी है इस पॉइंट पर, जहां पे पॉइंट पी है वहां पे आप पेचकस की नोक रख दें और इसको कर्ल करें कि ये जो है हमारा फॉरवर्ड हो, एडवांस हो एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में हमारे फिंगर इसको मोड़ घुमाने के लिए घूमती हैं वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये ऐसे हमने अगर पी पॉइंट पर इस तरह से रख दिया और फिर इसको अगर हम कर्ल कर रहे हैं इस तरह से, तो रोटेशन हमारा ऐसे हो रहा है। तो जो जिस डायरेक्शन में हमारी ये फिंगर जो होते हैं कर्ल होते हैं पेचकस को घुमाने के लिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यही बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे पास है और यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट पी पर रख दिया और पॉइंट पी को पी पर दो कंडीशन है आपका, एक तो कसना है फिर खोलना है। तो हमको क्या किया, पी पॉइंट पर रखे और पी पॉइंट पर रखकर इसको ऐसे करेंगे तो खुलेगा, और इसको अगर ऐसे हम रोटेशन कराएंगे तो ये कसेगा, अंदर के तरफ जाएगा तो करंट के डायरेक्शन में। तो अब ये जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा। अब ये खुल रहा है तो बाहर की तरफ आ रहा है, और जब हम ऐसे रोटेशन करा रहे हैं इस तरह से अगर कर्ल करना है, इस तरह से अगर ऐसे हम कर्ल करना है इस तरह से, तो ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जब इसको हम ऐसे रोटेशन करा रहे हैं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये ओपन होगा। तो ओपन होगा तो दूसरा होगा, हमको क्या करंट के डायरेक्शन में इसको टाइट करना है। पेचकस को पी पॉइंट पर रख दिया, वैसे इसे टाइट करें तो जिस डायरेक्शन में ये कर्ल करेंगे फिंगर को वही डायरेक्शन होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यहाँ पे शो है। तो ये था हमारा मैक्सवेल स्क्रू रूल कहलाता है। अब आते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। और एक डीबी तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और डीबी हम लोग का मिल चुका है। होल वायर के लिए अभी नहीं कैलकुलेट किया है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन होता है आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट हमको देखना है, तो वेक्टर फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि इसको हम नोट करते हैं डीबी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या इसके ऊपर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हमको मिलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। अब आर भी हमारा वेक्टर है और करंट एलिमेंट डीएल जो हमने माना है वो भी हमारा वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने देखा ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, यानी डीएल और आर में क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो डीएल आर cos थीटा है। यहाँ पे क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन किया है आर को तो उसको दिख रहा है। अब ये चीज यहाँ पे वेक्टर का रिलेशन है। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर का मतलब हो गया डी
डी एल क्रॉस आर का मतलब हुआ डी एल आर साइन थीटा, फिर और यहाँ पे आर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। तो हमको मिला डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, आर पर क्यूब। अब होल वायर जो हमारा अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है सिर्फ करंट एलिमेंट के कारण, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट एलिमेंट है हमारा छोटा सा नन्हा सा है, तो इसके कारण हम लोगों ने डीएल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया पी पॉइंट पर। अब होल वायर के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा यहीं पे डीबी का इंटीग्रेशन बी होगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू 0/4 पाई और ये मिलेगा डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर पर क्यूब। अब इस टर्म को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो म्यू 0/4 पाई और ये हो गया डी एल और क्रॉस आर अपॉन आर पर क्यूब। संभवतः ये जो हम लोग वायर लेते हैं इसी पर्पज से इसको इंटीग्रेशन लेना होता है, तो वायर को इसी पर्पज से इस तरह से इंटीग्रेशन नोटेशन में दिखलाते हैं, अदरवाइज हम स्ट्रेट वायर भी लेकर निकाल सकते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इतना होगा म्यू 0/4 पाई डीएल क्रॉस आर इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस आर अपॉन आर पर क्यूब, ये हमारा होगा। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल वायर। होल वायर के लिए यहाँ पे बता दिया, अब इसी को हम उस फॉर्मेट में ले सकते हैं स्केलर फॉर्मेट में, तो यहाँ से डीबी म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, तो ये हो गया डीबी का इंटीग्रेशन बी होगा तो बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन, फिर डीएल क्रॉस आर को हम कितना लिख सकते हैं डी एल आर साइन थीटा। अब आर से एक आर नीचे वाला कैंसिल होगा तो फिर हमको डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर ही मिलेगा। तो ये है होल वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था हमारा। अब बी जो हमारा डीबी है वो उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीएल क्रॉस आर, यानी बी का डायरेक्शन जो होता है डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जो बी है या डीबी है वो उसके डायरेक्शन जो होगा डीएल क्रॉस आर के परपेंडिकुलर होता है, और ये कहें कि डीएल क्रॉस आर के परपेंडिकुलर होता है, और जो डीएल और आर का प्लेन होता है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्शन ऑफ बी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। डीएल और आर जो है उनके परपेंडिकुलर होता है डीबी का डायरेक्शन या बी का डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन का ये होता है रोटेशन डायरेक्शन फाइंड करने का कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पेचकस की नोक रखेंगे और कर्ल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू टू, यानी डीएल से आर के डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में रोटेशन होगा और ये पेचकस की जो नोक होगी जिस डायरेक्शन में आपकी जाएगी वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर ऐसे कर रहे हैं बाहर निकल रहा है तो बाहर रहेगा, इनवर्ड है तो इनवर्ड। तो इस तरह से हम रोटेशन करेंगे डीएल से आर के तरफ, तो वो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हमको रोटेट करना है, और रोटेट करें तो जिधर रोटेट करेंगे वही जिधर हमारा पेचकस आगे बढ़ेगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यूनिट ऑफ म्यू जीरो की यूनिट देखते हैं। तीन यूनिट हम देख सकते हैं, डीबी इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब साइन थीटा की तो कोई नहीं यूनिट होगी नहीं, 4 पाई की यूनिट होगी नहीं, म्यू जीरो की यूनिट तो डीबी का हमको मालूम है, पहले डीबी का लिखेंगे। आई है करंट है, डीएल लेंथ है, आर है ये भी लेंथ है, मीटर में होगा तो एम्पियर इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे डीबी का लिख लेते हैं, न्यूटन डीबी का लिखेंगे न्यूटन पर ये तो टेस्ला, इसका टेस्ला में लेकर चलते हैं तो ये हो गया टेस्ला
अब हमको म्यू जीरो का फाइंड करना है। तो देखें टेस्ला ये हो गया 1 मीटर से 1 मीटर को हमने कैंसिल कर दिया। अब हमको निकालना है म्यू जीरो का। तो म्यू जीरो के लिए हम ये कर सकते हैं, ये मीटर आ जाएगा यहाँ पे, तो मीटर टेस्ला इंटू मीटर और नीचे बचे आ गया एम्पियर, तो टेस्ला मीटर एम्पियर म्यू जीरो का पहली यूनिट हुई। तो ये एक यूनिट हम टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिख सकते हैं। दूसरी यूनिट आते हैं डीबी इक्वल टू म्यू जीरो अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। अब डीबी की एक और यूनिट होती है उसको लिखते हैं। डीबी की यूनिट यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, आई इक्वल टू फोर्स इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा की होगी नहीं, बी का निकालना है, तो बी इक्वल टू फोर्स अपॉन आई इंटू एल। फोर्स का हो गया न्यूटन, आई का हो गया एम्पियर और इसका हो गया मीटर। तो डीबी का हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे हम लिख दें न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसका एम्पियर इसका मीटर, और ये आर का होगा मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर एक कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 1 मीटर है तो इस मीटर को कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे एम्पियर बचा है। एम्पियर नीचे लाएंगे तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू जीरो की एक यूनिट होगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एक यूनिट और बना सकते हैं हम लोग, और वो होगा आगे चलकर आप देखेंगे जिस तरह से हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी जो होती है ई इंटू ए, सिमिलर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है बी इंटू ए। तो यहाँ से B जो निकल कर आएगा B फाई अपॉन ए, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसकी यूनिट होती है वेबर। वेबर और ये है हमारा एरिया, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट निकल कर आई वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो उस यूनिट में भी हम म्यू जीरो को फिट कर लें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, फिर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो यहाँ से हम B इक्वल टू फाई अपन ये वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वेबर रखते हैं, और ये I का DL का और R की यूनिट रखते हैं, तो फिर हमको मिल जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू म्यू जीरो एम्पियर इंटू एम्पियर क्रॉस मीटर अपॉन मीटर। इसको आप कैंसिल आउट करें, या मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को कैंसिल करें, यहाँ पे एम्पियर बच गया और मीटर, तो एम्पियर मीटर को हम नीचे लाएंगे तो हमको मिलेगा वेबर पर एम्पियर मीटर। ये होंगे यूनिट म्यू जीरो के। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से कि एक हमारे पास वायर है, और वायर में साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब आपसे कह रहा है कि इसके 1 सेंटीमीटर, इस वायर के 1 सेंटीमीटर सेक्शन के द्वारा इसके आपको फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमको फाइंड करना है। फिर से क्वेश्चन हम बोल दें कि एक वायर है हमारे पास जिसमें करंट फ्लो हो रही है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन 10 एम्पियर की। इस वायर के 1 सेंटीमीटर खंड के द्वारा, सेक्शन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो अप्लाई करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ये DL हुआ, और DL कितना है 1 सेंटीमीटर, I 10 सेंटीमीटर। और एक आपको देंगे नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के मिड में, तो नॉर्थ ईस्ट के मिड में एंगल DL और R के बीच जो एंगल होगा वो 45, क्योंकि यहाँ 90 मेक हो रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल होगा, और 45 डिग्री एंगल पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे dB इक्वल टू म्यू जीरो अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, DL की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, I की वैल्यू है 10 एम्पियर, म्यू जीरो अपन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7, R की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो हम फाइंड कर सकते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, और हमको मिल जाएगा 10 टू पावर -7, I की वैल्यू 10 एम्पियर, DL है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम चेंज कर देंगे 1/100, और ये हो जाएगा हमारा मीटर में।
तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर, ये हमको मिल गया। तो ये यहाँ पे रखे और r की वैल्यू दे रखा है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर और 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/रूट। पुट कर लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करना है, हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 10⁻⁷ है, यहाँ से 10⁻⁻2 होगा तो 10⁻⁷, 10⁻2 -9 और 10 ये हो गया √2/रूट। 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, तो 5 × 2 लिख दें। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो √2 × √2 को हम एक रूट से काट देते हैं, तो फिर मिला 5√2 × 10⁻⁹ टेस्ला। ये हमको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ वर्सेस बाय-सेवर्ट लॉ। कूलम्ब्स लॉ और बाय-सेवर्ट में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है उसको देखते हैं। तो अब कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा था सिमिलरिटी से पहले हम ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होगी 1/4πε0 dq/r²। अब सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज कंसेप्ट तो लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। सिमिलरली हम लेते हैं यहाँ पे dB μ0/4π आइडियल साइन θ/r²। तो जो हमारी dB है मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो ये जब कोई फैक्टर r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस तरह से, तो ये बोलता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी हमारे सिमिलरिटी ये हो जाएगी कि जो कूलम्ब्स लॉ है चाहे बाय-सेवर्ट लॉ है, ये फॉलो करते हैं किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड है दोनों सुपरपोजिशन लॉ को भी ओबे करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। ये सिमिलरिटी थी। डिसिमिलरिटी देख लेते हैं। तो डिसिमिलरिटीज क्या है, इस फर्स्ट पॉइंट कूलम्ब्स लॉ वर्सेस बाय-सेवर्ट लॉ। तो पहली चार्ज एलिमेंट dq इज स्केलर क्वांटिटी बट करंट एलिमेंट IDL इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है और dq हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। बाय-सेवर्ट लॉ डिपेंड्स अपॉन एंगल व्हाइल कूलम्ब्स लॉ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगल। बाय-सेवर्ट लॉ जो होता है एंगल पर डिपेंड करता है, जबकि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि बाय-सेवर्ट लॉ में साइन थीटा आता है और कूलम्ब्स लॉ में कहीं पे भी साइन थीटा नहीं आया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन μ0 एंड ε0। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में रिलेशन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जामिनेशन में या कंपटीशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ में 1/4πε0 की वैल्यू फाइंड किए थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको हम रिलेशन फर्स्ट दे देते हैं। और बाय-सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने μ0/4π की वैल्यू फाइंड किए थे 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन 2 में रिलेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो रिलेशन 2 में रिलेशन फर्स्ट को डिवाइड करें तो 1/4πε0 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, 4π हमारा नीचे आ गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं μ0 × 4πε0/4π। 4π ने 4π को कैंसिल किया और इस 10⁻⁷ को हम नीचे ले आए तो 10⁻+7 हो जाएगा, 10⁻7। अब 9 और 7 को ऐड किए तो 16 हुआ। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 × 10⁻16। 16 को हम 3 × 10⁸ कर दें और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। अब क्या ये कुछ होता है? जी हाँ,
ये बिल्कुल होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट है और यहाँ पे म्यू जीरो और इप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू हुई वो हो गई 1/3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। इसको हम सी लिख दें तो सी स्क्वायर हो जाएगा, या सी को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो सी को इधर लाएं, सी स्क्वायर को, म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो को नीचे ले आएंगे तो हमको मिलेगा इतना। अब सी इक्वल टू हो जाएगा 1/√μ जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपसे इस तरह से पूछ दिया जाए म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो की यूनिट बताएं, तो यूनिट क्या हो सकती है आप बताएं। यूनिट ये हम लोग निकाल चुके 1/c², ये निकला। अब सी स्क्वायर निकाले हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये मीटर है और पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब सेकेंड हमारा ऊपर जाएगा और मीटर नीचे, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर 1/ इसका पूछ दिया जाए कि यूनिट बताइए म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो की, तो ये तो कुछ नहीं करना है, आप खुद देख रहे हैं कि सी के इक्वल है और सी स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड की क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन पूछेगा तो जो स्पीड की यूनिट होती है डायमेंशन होता है LT-1। आप उस तरह से लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में कई तरह के ट्विस्ट बन सकते हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है तो ये भी आप याद रखें कि स्पीड ऑफ लाइट 1/√μ जीरो इप्सिलॉन जीरो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।